अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट टाइप कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने कंडीशंस देखी थी A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 कैलकुलेट करके, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये कंक्लूड कर रहे थे कि कौन सी कंडीशन है, कैसी लाइंस आएंगी। ठीक है, यहां पर उल्टा है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे A1 A2 नंबर्स थे, B1 B2 भी नंबर्स थे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू थी, C1 C2 भी नंबर्स थे। ठीक है, तो हम लोग A1 बाई A2 निकाल रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, फिर अगली न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, और फिर उसको देख के हम कंक्लूड कर रहे थे कि कौन सा केस है। यहां पर क्वेश्चन उल्टा है। उल्टा इन द सेंस कि जैसे हम लोग बात करें अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की L इंटू बी होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अगर L दिया है, B दिया है, एरिया निकालो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्या है कि एरिया दिया है और लेंथ दिया है तो हम ब्रेथ निकालेंगे, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो उसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन उल्टा है, इनडायरेक्ट है। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ये तुम्हें सामने से बता देंगे खुद से कि लाइंस कैसी है, और फिर उसके बजाय ये करेंगे क्या कि जो कोफिशिएंट हमारे हैं, मतलब A1 A2 या B1 B2 C1 C2, इसमें से एक वैल्यू या इसमें से कुछ एक दो वैल्यूज अननोन रहेंगी और हमें वो फाइंड करनी होगी बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उससे। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेजन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन्स। तो यहां पर इसने बता दिया है कि हमारी लाइंस कैसी हैं, हमारी लाइंस जो है वो को इंसिडेंट लाइंस हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और दो इक्वेशन दे रखी है। तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, वो इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो यहां से हम A1 B1 C1 निकाल सकते हैं। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, हमारा A1 हो जाएगा 3। अच्छा, B1 क्या होगा, देखो y के साथ कोई नंबर तो नहीं है लेकिन y के साथ एक माइनस साइन है, तो इसका मतलब यहां y के साथ -1 है, तो हमारा B1 हो जाएगा -1 और हमारा C1 हो जाएगा 8। ठीक है, तो x के साथ जो होता है वो A1 होता है, y के साथ जो होता है वो B1 होता है, मतलब B1 -1 है और C1 हमारा 8 है। तो A1 B1 C1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी वाली जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन है 6x, अच्छा माइनस के वाई, और जो -16 है वो -16 उधर से इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 6x माइनस के वाई, और 16 को अगर इस तरफ ले आए तो +16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे नोटिस करो तो यहां पर एक कोफिशिएंट अननोन है। देखो यहां y के साथ जो कोफिशिएंट है वो -k है, और यही मैंने बोला कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 में से कोई एक दो वैल्यू अननोन रहेगी। तो यहां पर अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा A2 होगा 6, हमारा B2 होगा -k, और हमारा C2 होगा 16। ठीक है, तो हमारा A2 हो गया 6, हमारा B2 हो गया -k, और हमारा C2 हो गया 16। अब यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, को इंसिडेंट लाइंस। तो हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कंडीशन होती है को इंसिडेंट लाइंस की, क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर को इंसिडेंट लाइंस। तो फॉर को इंसिडेंट लाइंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये होती कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये ध्यान रखो, यहां अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, यहां पे A1 बाई A2 अलग से नहीं निकाल रहे हैं, B1 बाई B2 अलग से नहीं निकाल रहे हैं,
यहां पे पूरे को एक साथ लेके चलना है, बिकॉज यहां पे हमें चेक नहीं करना है, यहां पे हमें ऑलरेडी पता है कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस को इंसिडेंट लाइंस है। अगर ये बात हमें ऑलरेडी पता है तो हम सीधे यहीं से स्टार्ट करेंगे, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। मतलब हमें चेक नहीं करना इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये सब आपस में इक्वल है। मतलब a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो अगर वैल्यू रखें a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 6, तो यहां आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू, फिर b1 कितना है -1, b2 कितना है -k, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/-k इज इक्वल्स टू c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8/16। ठीक है, तो ये हो गया a1 by a2, ये हो गया b1 by b2 और ये हो गया c1 by c2। अब यहां पर एक हमारा अननोन है, अननोन क्या है हमारा, अननोन है ये 1/k। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, कैसे, देखो यहाँ पे 3/6 है, कैंसिल होकर 1/2 आएगा, और 8/16 भी कैंसिल होकर 1/2 आएगा। दैट मीन्स हमें बस ये k निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अगर 3 फ्रैक्शंस हैं वो आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ पे 2 इक्वल टू बीच में है, तो एक साथ पूरा तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है हम या तो इसके साथ इसको सॉल्व कर ले, या तो इसके साथ इसको सॉल्व कर ले, किसी एक पेयर को लेंगे, मतलब या तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को एक साथ लेके सॉल्व कर ले, या फिर हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को एक साथ लेके सॉल्व कर ले, और वहां से हमें k की वैल्यू निकलकर मिल जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इतने को सॉल्व करें, इतने को, तो क्या आएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/k। ठीक, यहां सॉल्व करेंगे, ये k आएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहां से अगर हम k निकालते हैं तो 3 में आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 6/3, जो कि कैंसिल होके आता है 2। ठीक है, तो यहां पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे k की वैल्यू आ रही है 2। ये टाइप समझ में आ गया। इस टाइप में क्या है, इस टाइप में उल्टा है, जो कोफिशिएंट होंगे हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसमें से कोई एक या दो वैल्यू मिसिंग होगी। जैसे यहां पे सिर्फ एक मिसिंग थी, जो कि थी b2, 1 2 3 भी मिसिंग हो सकती है, तो कुछ कोफिशिएंट मिसिंग होंगे। उसके जगह तुम्हें दिया क्या जाएगा, प्रोवाइड क्या करेगा, वो कंडीशन तुम्हें प्रोवाइड कर देगा कि लाइंस कैसी हैं, वो तुम्हें पहले से पता होगा। तुम्हें उस लाइन की कंडीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, यहां पर वैल्यूज पुट करनी है, और फिर इसको कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे टिपिकल क्वेश्चन एक और करते हैं, जो कि थोड़ा सा इससे टिपिकल है, हल्का सा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। मतलब हमें ये निकालना है कि k की वैल्यू क्या रखी जाए, क्या ली जाए, जिससे ये पेयर ऑफ जो इक्वेशन दिखाई पड़ रही इसके नो सोल्यूशन हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें तो यहां पे क्या होगा, यहां पर ये वाले टर्म जो है ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी kx प्लस 2y, और अगर हम k-2 जो इक्वल टू के उधर है, उसको अगर हम इधर लेके आते हैं, तो जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, -k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, x के साथ k है, y के साथ 2 है, और y के बाद क्या है, y के बाद है -k प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इस इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालते हैं, तो हमारा a1 कितना आएगा, हमारा a1 आएगा k, ठीक है, हमारा b1 आएगा 2, और हमारा c1 कितना आएगा, हमारा c1 आएगा -k प्लस 2। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन की बात करें, अगली इक्वेशन को देखें, तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन है 8x प्लस ky इज इक्वल्स टू k। अगर हम उस k को उधर से इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 8x, इक्वेशन क्या हो जाएगी 8x प्लस ky, और ये k इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -k। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमारा a2 कितना आएगा, हमारा a2 आएगा 8,
हमारा B2 कितना आएगा, हमारा B2 आएगा y के साथ क्या है, y के साथ k है, तो हमारा जो B2 आएगा यहाँ पर वो k आएगा। और अगर इस k को हम इधर से इधर लाते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना होगा तो एक तरफ 0 होना चाहिए, तो वो k भी इधर से इधर आएगा, तो हमारा जो C2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा -k। ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है, इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। यहां पे ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके नो सोल्यूशंस है, तो अगर नो सोल्यूशंस हैं तो हम नो सोल्यूशन की कंडीशन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, फॉर नो सोल्यूशंस, फॉर नो सोल्यूशंस कंडीशन क्या है नो सोल्यूशन की, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 ठीक इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन है नो सोल्यूशन की। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो अगर वैल्यूज रखें यहां पर तो A1 कितना हमारा, A1 है k, A2 कितना 8 है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, ये k है और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा k अपॉन 8। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर B1 कितना है 2 है, B2 कितना है k है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू, और फिर C1 कितना है, हमारा C1 है -k+2 और हमारा C2 है -k, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -k+2 अपॉन -k। ठीक है। अब देखो यहां पर इसके पास भी k है, मतलब अननोन यहां पर भी है, इस फ्रैक्शन में भी k है, यहां पर भी अननोन है, इसमें भी k है, और यहां पर भी k के टर्म्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 2 बार इन द सेंस कि सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ठीक है, और ये देखते हैं कि इससे k की क्या वैल्यू निकल कर आती है। उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको, इन दोनों को, और फिर देखेंगे यहां से k की क्या वैल्यू निकल कर आती है, और फिर k की जो कॉमन वैल्यू होगी, मतलब k की वो वैल्यूज जिससे ये फर्स्ट वाले पार्ट भी एग्री करेगा और सेकंड वाला पार्ट भी एग्री करेगा, वो हमारी k की फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस जो दिए उसको सॉल्व करें, मतलब अगर हम सॉल्व करें k/8 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन k। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, ये k जाएगा ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k जब जाके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेगा, k इंटू k क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा k² इज इक्वल टू, यहां पर ये 8 आके 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर k² 16 आ रहा है तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, केवल 4 का नहीं होता, 4 का भी होता है और -4 का भी होता है। -4 का स्क्वायर करने में भी 16 आता है और 4 का स्क्वायर करने में भी 16 आता है। तो इसका मतलब अगर k² की वैल्यू 16 है तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि k+4 ही है, k 4 भी हो सकता है और k साथ ही साथ -4 भी हो सकता है। तो यहां पे जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी k इज इक्वल्स टू +-4। ठीक है, तो k की हमारी वैल्यू +-4 आएगी फर्स्ट, अगर हमने 2 फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो। ऐसे ही अगर हम अगले 2 फ्रैक्शन को अब सॉल्व कर ले, मतलब कि ये और ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर ले, तो इसको हम लोग एक फ्रेश पेज पे ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू -k+2 अपॉन -k, ये आएगा। ठीक, यही था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। ठीक, अब देखो एक चीज बहुत केयरफुल रहनी है जो हम नहीं कर सकते यहां पर, वो क्या नहीं कर सकते कि हम लोग इस k को इस k से कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर इस इक्वेशन में k बिहेव कर रहा है एज अ वेरिएबल, तो वहां पर क्या होगा, अगर हम उसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे जो आंसर्स आने वाले हैं वो कम आएंगे, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, कुछ आंसर्स मिसिंग होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम k को k से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हम अभी नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी डिग्री 2 की,
फिर हम उसको स्प्लिट करके वहां से आंसर निकालेंगे, वहां से k की वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्ट हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो ध्यान रखना, अगर हमने k को इस तरह से k से कैंसिल आउट कर दिया तो क्या होगा, हमारा एक आंसर कम आएगा, कुछ आंसर्स मिसिंग होंगे, कुछ k की वैल्यू जो वैसे आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला माइनस के जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2k, यही होगा, क्योंकि माइनस के जाके 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 वहां पहले से है और माइनस के मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू माइनस के हो जाएगा -2k इज नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये वाला k जब यहां पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k टाइम्स -k+2, यही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये k आएगा अंदर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2k इज नॉट इक्वल टू। अच्छा, जब ये k अंदर आएगा तो माइनस के वहां पहले से है और एक k और मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -k², फिर k इंटू 2 जब होगा तो ये हो जाएगा +2k। ठीक, अब जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, डिग्री 2 की बन रही है, इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगा, जो k² होगा या x² होगा, उसको पॉजिटिव रखना प्रेफर किया जाता है। तो यहां पर जो स्क्वायर वाला टर्म k² है, अभी वो इस तरफ नेगेटिव है, अगर हम उसको इधर से इस तरफ ले आते हैं तो इसका मतलब वो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का k², क्योंकि इसका साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 2k है ये इधर से इधर आएगा, तो यहां पे एक 2k पहले से है जो कि माइनस का है, तो -2k एक यहां पहले से है, तो पहले वो लिख लेते हैं जो पहले से यहां पे प्रेजेंट है, तो -2k लिख लिया जो पहले से इधर है, और फिर ये 2k इधर से इस तरफ आएगा तो यहां पे फिर लिख लेंगे -2k। ठीक है, और फिर इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहां पर ये और ये दोनों तो उधर जा चुके हैं तो यहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा 0। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये k² है, यहां पर -2k कितना हो जाएगा, -4k, तो ये आ जाएगा k² -4k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इससे कॉमन ले ले, देखो यहां पे आ रहा है k² -4k, यहां से k अगर कॉमन ले लेते हैं तो अगर हम k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा k -4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग इस तरह के केसेस में करते हैं कि अगर इक्वल टू या नॉट इक्वल टू के एक तरफ 0 है और इस तरफ कुछ मल्टीपल टर्म्स हैं जो कि लीनियर है, लीनियर मतलब जिनकी इंडिविजुअली डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पे k है, डिग्री 1 है, k के ऊपर कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाए तो k के ऊपर पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर k -4 है, मतलब k के ऊपर कहीं पे कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा है, तो ये भी लीनियर टर्म है। तो जब कुछ लीनियर फैक्टर्स अगर इक्वल टू होते हैं 0 के, मतलब एक तरफ 0 है और एक तरफ कुछ लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को इससे इक्वेट कर सकते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा केस क्या आएगा, फर्स्ट हमारा केस आएगा k इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस ये आया जब हमने फर्स्ट वाले k को इक्वेट किया 0 से, ठीक, या नॉट इक्वल टू 0 बोल दो, तो इसका मतलब क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट केस आ रहा है। फिर हम ये सेकंड वाले ब्रैकेट को भी इससे कंपेयर करेंगे, तो मतलब क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे k -4 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यहां से ये 4 इधर आएगा, तो जब 4 उधर से इस तरफ आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये आएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था वो आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा जिसके साथ दोनों एग्री करेंगे। तो अगर हम पीछे जाएं, अभी जो हमने सॉल्व किया था, तो वहां पे जो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ लेके सॉल्व किया था, मतलब पहले 2 फ्रैक्शन k/8 और 2/k, जब हमने इतने को खाली सॉल्व किया था एक साथ, तो वहां पर अगर तुम देखो तो वहां पर हमने जब फाइनल आंसर निकाला था तो आ रहा था k इज इक्वल टू +-4। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट हमसे ये कह रहा था कि या तो k की वैल्यू +4 होगी या तो k की वैल्यू -4 होगी, ऐसा कह रहा था। ठीक है, मतलब 2 पॉसिबल आंसर आ रहे थे इसके अकॉर्डिंग, या तो k होगा +4 या -4। ठीक है,
अभी जो अभी आंसर आया, मतलब अगले दो कंडीशन जो सॉल्व की उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है के कुछ भी हो सकता है लेकिन दो नंबर नहीं हो सकता। इस आंसर का पहले मतलब समझो। आंसर कह रहा है के इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये कह रहा है कि के कुछ भी हो सकता है, केवल के क्या नहीं हो सकता, के 0 नहीं हो सकता और के 4 नहीं हो सकता। ऐसा कह रहा है ये कि के हमारा 0 नहीं हो सकता और के हमारा 4 नहीं हो सकता, बाकी के हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, वो फाइनल आंसर माना जाएगा जिसके साथ दोनों एग्री करेंगे, वही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट दो पार्ट हमने सॉल्व किया था वहां पे आंसर आ रहा था के इज -4 या के इज +4। ठीक है, और जो सेकेंड आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग के कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सेकेंड वाला केस है उसने इस 4 को तो मना कर दिया, उसने कहा 4 के इक्वल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 4। तो इसका मतलब ये वाला तो हट गया, ये हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंड वाले कंडीशन ने इसको मना कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हमारा फाइनल आंसर आया के इक्वल्स टू -4। तो आंसर होगा के इक्वल्स टू -4। ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, हमने जो फर्स्ट वाले दो फ्रैक्शन को सॉल्व किया था उनको सॉल्व करके आया था हमारा के इज इक्वल्स टू +4 और के इज इक्वल्स टू -4। ये वैल्यू आई थी जब हमने फर्स्ट दो फ्रैक्शन को सॉल्व किया था। तो के +4 आया था या -4, बोला था इसमें से कोई एक आंसर होगा। हमने जो नेक्स्ट सॉल्व किया, मतलब सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया, तो वहां से आया के इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका मतलब इसने बोला के कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, के हमारा 0 नहीं हो सकता और के हमारा 4 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है, आंसर फाइनल क्या लेना है, फाइनल आंसर वो लेना है जो दोनों में एग्री कर रहे हैं। तो इसने बोला था या तो +4 होगा या -4 होगा। ठीक है, ये दोनों चलेंगे, बाकी और कोई नंबर नहीं हो सकता, खाली दो आंसर हो सकते हैं। इसने बोला कुछ भी चलेगा खाली ये दो नंबर छोड़कर, बाकी सब आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों किससे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला था +4 या -4, लेकिन +4 को इसने मना कर दिया। इसने बोला के इज नॉट इक्वल टू 4, के 4 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो यही आंसर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लें। अगर मान लेते हैं कोई और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक, और मान लेते हैं उस क्वेश्चन में हमने जब फर्स्ट दो फ्रैक्शन सॉल्व किए तो वहां से वैल्यू आई के इक्वल्स टू 2,3। ठीक, और अगर हमने अगले दो फ्रैक्शन सॉल्व किए तो वहां से वैल्यू आई के इक्वल्स टू 3,6। मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर फर्स्ट दो फ्रैक्शन सॉल्व किया, यहां पे दोनों में इक्वल टू है, तो यहां पे आ रहा है के की वैल्यू या तो 2 है या तो 3 है, और यहां पे आ रहा है के की वैल्यू या तो 3 या तो 6 है। अब हमें आंसर क्या लेना है, आंसर वो होगा जिसे दोनों एग्री करेंगे। दोनों किस पे एग्री कर रहे हैं, दोनों एग्री कर रहे हैं 3 पर, क्योंकि देखो 3 ये भी कह रहा है और 3 ये भी कह रहा है। ठीक, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा के इक्वल्स टू 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने सॉल्व किया और आंसर आया के इक्वल्स टू +6 एंड -6, +-6, और हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट आया के नॉट इक्वल टू 4,6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि के की वैल्यू या तो +6 होगी या तो -6 होगी, मतलब दो पॉसिबल वैल्यू है, +6 एंड -6। ठीक, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है के की दो वैल्यू नहीं हो सकती, के की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और के की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 को तो इसने मना कर दिया, क्योंकि हमें फाइनल आंसर वो लेना है जिसमें दोनों का एग्रीमेंट हो, जिसके लिए दोनों मान जाए कि अच्छा ये ठीक है। तो यहां पर इसने 6 को तो मना कर दिया, इसने बोला था या तो 6 या तो -6, तो 6 को इसने मना कर दिया, 6 नहीं हो सकता उस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग, के इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ कुछ रेयर केस में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये भी चीज के लिए ध्यान रखना, ये भी एक आध बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है बोर्ड में, जिसमें कि मान लेते हैं हमने शुरू की दो फ्रैक्शन लेके सॉल्व किए,
ठीक है। और दो फ्रैक्शन लेके जो सॉल्व किया वहां पर क्या आ रहा है, वहां पे आ रहा है k इक्वल्स टू 2,3 मान लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। और अगर हमने अगले दो फ्रैक्शन सॉल्व किए वहां पर आ रहा है k इज इक्वल्स टू 4,6। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम यह है कि k की एक वैल्यू 2,3 आ रही है और k की दूसरे पेयर ऑफ मतलब फ्रैक्शन जब सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू 4 और 6 आ रही है। अभी मैंने क्या कहा, फाइनल वैल्यू वही मानी जाएगी जो कि दोनों एग्री जिस पे करेंगे। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई ध्यान से देखो तो ये कह रहा है 2 या 3 और ये कह रहा है 4 या 6, मतलब ये दोनों एक वैल्यू पर एग्री नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जो इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का है। क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल नेवर हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन व्हाटएवर माइट बी द वैल्यू ऑफ k। या फिर हम ये कहेंगे देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि k की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसके लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे ये नहीं लिखेंगे कि k की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 तो एक वैल्यू हो गई ना। वहां पे ये लिखेंगे कि देर, मान लेते क्वेश्चन नो सोल्यूशन का है तो क्या लिखेंगे, देर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें इस दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे, वो दोनों टाइप हमने कर लिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब एक्चुअल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, वैल्यू नहीं निकाल रहे थे हम लोग, ये नहीं निकाल रहे थे x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, मतलब वहां पर एक्चुअल सोल्यूशन हमें फाइंड करना होगा कि अच्छा x की वैल्यू हमारी इतनी होगी और y की वैल्यू इतनी होगी। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक ये फाइंड कर रहे थे कि कितने कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफैक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हम लोग यूनिक सोल्यूशन के अंदर जाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे यूनिक सोल्यूशन को, कि अगर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा सोल्यूशन, मतलब x की कौन सी वैल्यू और y की कौन सी वैल्यू को पुट करने से दोनों ही इक्वेशन का लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।